गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का मेरा क्लास है समिति और संस्था के बारे में। आज हम लोग सबसे पहले समिति क्या है, समिति किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है हम लोग संस्था का परिभाषा जानेंगे। इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि समिति और संस्था दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि समिति होता क्या है। जैसा कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, याद रखिएगा। हम लोग जो है वह समिति के सदस्य होते हैं, ना कि संस्था के। ठीक है। प्रसिद्ध दार्शनिक श्री अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है। यदि कोई आप लोगों से पूछते हैं या तो एक नंबर में यदि पूछा जाता है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी के रूप में है, ठीक है, ये किनका कहना था, तो आप लोग लिखिएगा अरस्तु का। ठीक है। सामाजिक प्राणी के रूप में इस मनुष्य को अनेक प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि आवश्यकताएं होती है जिनकी पूर्ति जरूरी होती है। स्वभावतः मनुष्य इसको पूरा करने के उपाय सोचता है और करता भी है। इस संबंध में उसके समक्ष 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता यह है कि वह सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही करे, परंतु आज के युग में यह पूर्णतया असंभव है। आज तो मनुष्य किसी भी हालत में अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। मनुष्य के समक्ष दूसरा रास्ता यह है कि वह अन्य व्यक्तियों एवं समूहों से लड़ झगड़ कर या जबरदस्ती छीन झपट कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करे। तीसरा रास्ता एवं अंतिम रास्ता यह है कि वह दूसरे व्यक्तियों और समूहों के साथ सहयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करें। यह तीसरा रास्ता समिति का आधार है और यही समिति का रहस्य भी है। अब बच्चों जानते हैं समिति का अर्थ क्या होता है। जैसा कि उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों को क्या करता है, सहयोग करता है। वास्तव में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में एक ऐसा संगठन बनाता है जिसका उद्देश्य उस विशेष आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए होता है। इस संगठन को ही समिति के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि समिति कुछ व्यक्तियों का ऐसा संगठन होता है जो जानबूझ करके एवं सोच विचार करके कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया गया हो। सर्वश्री मैकाइवर और पेज के अनुसार समिति सामान्य प्रकार से एक उद्देश्य या उद्देश्यों के समूह की प्राप्ति के लिए एक संगठित समूह है। श्री जिन्सबर्ग ने समिति की परिभाषा देते हुए लिखे हैं, समिति आपस में संबंधित सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन बना लेता है। श्री बोगार्ड्स ने समिति की परिभाषा अति सरल शब्दों में देते हुए लिखे हैं कि समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि समिति क्या होती है। समिति कहने का मतलब हुआ कि लोगों का समूह। ठीक है। जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जब दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलजुल करके उसका सहयोग करता है तो उसकी आवश्यकताएं पूरी होती है। यह एक समिति कहलाता है। ठीक है। अब बच्चों जानते हैं समिति की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। क्लियर। तो समिति का सबसे पहला प्रमुख विशेषता है मनुष्यों का समूह। ठीक है। जब तक मनुष्य एक समूह में नहीं संगठित होता है तब उसको हम लोग समिति नहीं कह सकते हैं। तो इसका सबसे पहला विशेषता क्या हम लोग जानेंगे कि मनुष्यों का जो है समूह वह समिति का सबसे पहला प्रथम विशेषता होती है। ठीक है। दूसरा होता है निश्चित उद्देश्य। याद रखिएगा समिति का दूसरा विशेषता क्या है, निश्चित उद्देश्य। तीसरा विशेषता क्या है, ऐच्छिक सदस्यता। ठीक है। यदि अपनी इच्छा के अनुसार जो है आप सदस्य बन सकते हैं समिति का। चौथा है अस्थायित्व। पांचवा है मूर्त संगठन और छठा है विचार पूर्वक स्थापना। सातवां है कुछ नियमों पर आधारित।
कुछ नियमों पर आधारित। तो बच्चों सबसे पहला क्या बताया गया था आप लोगों का विशेषता? मनुष्यों का समूह। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि समिति समूहों द्वारा बनाया गया एक संगठन है और वे सभी मनुष्य जिनके कुछ हित या उद्देश्य समान होते हैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक संगठन बनाते हैं जिसको समिति का नाम दिया जाता है। दूसरा बताए थे निश्चित उद्देश्य। समिति की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है उसके निर्धारित उद्देश्य। प्रत्येक समिति के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। वास्तव में मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही वह समितियों का निर्माण करता है और इस रूप में प्रत्येक समिति का उद्देश्य पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। जैसे मोहल्ला सुधार समिति का उद्देश्य मोहल्ले में सुधार कार्य करना होता है। ठीक है। तीसरा है ऐच्छिक सदस्यता। समिति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है जिसकी सदस्यता अनिवार्य ना होकर ऐच्छिक होती है। कोई भी उस समय तक किसी समिति का सदस्य रह सकता है जब तक समिति की सदस्यता उसके हितों की पूर्ति करता रहे। चौथा है अस्थायित्व। समिति की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसकी प्रकृति अस्थायी है ना कि अस्थायी। यह पहले ही कहा जा चुका है कि समिति का गठन किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। पांचवा है मूर्त संगठन। समिति की एक विशेषता एक मूर्त संगठन के रूप में वर्णित की जाती है। चूंकि समिति कुछ व्यक्तियों का एक संगठन है और व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रूप में देखा या छुआ जा सकता है, अतः समिति एक मूर्त संगठन है। छठा है विचार पूर्वक स्थापना। समुदाय की भांति समिति की स्वतः उत्पत्ति नहीं होती है, वरन यह तो मानवीय प्रयत्नों का फल है। कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोच विचार कर एवं जानबूझकर ही इसका निर्माण करते हैं। इस रूप में विचार पूर्वक स्थापना भी समिति की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। सातवां है कुछ नियमों पर आधारित। सर्वश्री गिलिन और गिलिन ने समिति की एक और विशेषता का वर्णन किया है। इस विशेषता के अनुसार समिति में कुछ नियम अवश्य होते हैं जो उसके सदस्यों को मान्य होते हैं। वास्तव में कोई भी संगठन बिना नियमों का चलना संभव नहीं है। समिति भी एक संगठन है जो कुछ नियमों पर आधारित है। ये नियम उस समिति के उद्देश्य और प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। तो ये थी समिति की विशेषताएं। बच्चों अब हम लोग जानेंगे समिति और समुदाय में क्या क्या अंतर है, समिति और समाज में क्या अंतर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो है कल लिया जाएगा। आप इसे जो है मैं आशा करता हूं कि आपको समिति के बारे में समझ में आ गया होगा और समिति की विशेषताएं भी समझ में आ गई होगी। आप समिति के बारे में जो है पूरा डिटेल से इसको लिख लें और नोट्स बना लें ताकि आपको परीक्षा में जो है इसका उपयोग मिल पाए। धन्यवाद।